कई ऐसे शातिर, बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वह सबूतों को मिटाते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होता है जब वे पकड़े जाते हैं। या तो बात पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब यह कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दो ऐसे शातिर महिलाओं और उनके पति की कहानी, जिन लोगों ने एक मासूम बच्चे का कत्ल किया और बहुत ही सफाई से कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी की। क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी एक मासूम बच्चे की हत्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 9 जुलाई 2017 की शाम 6 बजे के करीब घर के बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा सुनील का 1 साल का बेटा यश अचानक लापता हो गया। सुनील मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के थाना गौतमपुरा के गांव गढ़ी बिल्लौद का रहने वाला था। बेटे के गायब होने का पता चलते ही वह गांव वालों की मदद से उसकी तलाश में लग गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब बेटे का कुछ पता नहीं चला, तो गांव के कुछ लोगों के साथ थाना गौतमपुरा जाकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। सुनील बेटे की गुमशुदगी भले ही दर्ज करवा आया था, लेकिन घर लौटकर उससे रहा नहीं गया। वह पूरी रात बेटे की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जहां भी संभव हो सका उसने बेटे की खोजा, लेकिन सुनील की सारी मेहनत तब बेकार हो गई जब सुबह मुंह अंधेरे सुनील के पड़ोसी दिलीप बागरी ने शोर मचाया कि सुनील का बेटा यश उसके आंगन में बेहोश पड़ा है। दिलीप बागरी के शोर मचाते ही पूरा गांव उसके आंगन में जमा हो गया। गांव वालों ने यश को टटोला तो पता चला कि वह मर चुका था। तुरंत इस बात की सूचना थाना गौतमपुरा पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना गौतमपुरा के थाना प्रभारी हीरेंद्र सिंह राठौर पुलिस बल के साथ गांव गढ़ी बिल्लौद पहुंच गए। उन्होंने यश को गौर से देखा तो उन्हें भी लगा कि बच्चा मर चुका है। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया तो उसे देखकर ही लग रहा था कि बच्चे के पूरे शरीर में सुई चुभाई गई है। उसने पूरे शरीर से खून रिस रहा था। बच्चे के मुंह पर भी उंगलियों के निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बच्चे का मुंह भी दबाया गया था। संभव मुंह दबाने से ही दम घुटने के कारण बच्चे की मौत हुई थी। सुई चुभाई जाने से पुलिस को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि तंत्र मंत्र में बच्चे की हत्या की गई थी। इसके बाद घटनास्थल की औपचारिक कार्रवाई पूरी कर हीरेंद्र सिंह राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यह साफ साफ तंत्र मंत्र में हत्या का मामला था। इसीलिए हीरेंद्र सिंह इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर बच्चे की हत्या किसने की है। तंत्र मंत्र के अलावा हत्या की कोई दूसरी वजह भी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि सुनील इतना पैसे वाला आदमी नहीं था कि कोई फिरौती के लिए उसके बेटे का अपहरण करता। उसका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था कि दुश्मनी में उसके बेटे का कत्ल किया गया है। इसके अलावा थाना प्रभारी ने यह भी पता कराया कि सुनील का किसी अन्य औरत से चक्कर तो नहीं था, जिसकी वजह से उसने पति और बेटे से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया हो। जिसे दिलीप बागरी के आंगन में यश का शव मिला था, उससे भी पूछताछ की गई। उसने कहा, साहब, मासूम बच्चे की हत्या क्यों करूंगा? मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था।
रात 12 बजे तक तो मैं सुनील के साथ ही था। उसके बाद घर आकर सो गया था। बच्चे की चिंता में मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था। दिलीप बागरी ने जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी थी, उससे हीरेंद्र सिंह राठौर को लगा कि शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने बच्चे की हत्या करके इसे फंसाने के लिए लाश इसके आंगन में फेंक दी है। यही सोचकर वह थाने लौट आए। थाने आकर उन्होंने यश की गुमशुदगी की जगह उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की खुद ही जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक वह इस मामले की विवेचना करते रहे, पर हत्यारे तक पहुंचने की कौन कहे, वह यह तक नहीं पता कर सके कि मासूम यश की हत्या क्यों की गई थी। जब हीरेंद्र सिंह राठौर इस मामले में कुछ नहीं कर सके, तो आजी हरिनारायण चारी ने उनका तबादला कर उनकी जगह पर गौतमपुरा का नया थाना प्रभारी अनिल वर्मा को बनाया। अनिल वर्मा थोड़ा तेज तर्रार अधिकारी थे। अब तक की गई हीरेंद्र सिंह की जांच का अध्ययन करके पूरी बात उन्होंने डीआईजी हरिनारायण चारी, एडिशनल एसपी पंकज कुमावत तथा एसडीओपी अमित सिंह राठौर को बताई। तो सभी अधिकारियों ने एक बार फिर दिलीप बागरी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया, क्योंकि दिलीप बागरी ने भले ही अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा था, पर सभी को उसी पर शक था। अनिल वर्मा ने दिलीप से पूछताछ करने से पहले मुखबिर से उसके बारे में पता कराया। मुखबिर ने उसे पता चला कि दिलीप इधर बेटे की चाह में तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा था। बेटे के लिए ही वह एक के बाद एक करके 3 शादियां कर चुका है। बेटे के ही चक्कर में उसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी। यह जानकर मिलने के बाद अनिल वर्मा ने दिलीप और उसके दोनों पत्नियों और संतोष कुमारी को थाने बुलवाया। थाने में दिलीप और उसकी पत्नियों के अलग अलग पूछताछ की जानने लगी, तो तीनों के बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इससे अनिल वर्मा का संदेह गहराया, तो उन्होंने दिलीप बागरी से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती के आगे दिलीप टूट गया और उसने अपनी दोनों पत्नियों संतोष कुमारी और पुष्पा के साथ मिलकर यश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने यश की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह इस प्रकार थी। दिलीप की पत्नी पहली शादी 17 साल की उम्र में गौतमपुरा के नज़दीक के गांव झंगोरिया की रहने वाली सज्जन बाई से हुई थी। सज्जन बाई नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी सज्जन थी। उसने दिलीप की घर गृहस्थी तो संभाल ही ली थी, समय पर 2 बेटियों को जन्म देकर उसका घर आंगन महका दिया था। 2 बेटियां पैदा होने के बाद सज्जन बाई और बच्चे नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने दिलीप से ऑपरेशन कराने को कहा। लेकिन दिलीप इससे संतुष्ट नहीं था, उसे तो बेटा चाहिए था। इसीलिए ऑपरेशन कराने से मना करते हुए उसने कहा, बिना बेटे के इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती, इसीलिए जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता तुम ऑपरेशन के बारे में सोचना भी मत। पति के आदेश की अवहेलना करना सज्जन बाई के वश में नहीं था, क्योंकि दिलीप ने साफ कह दिया था उसे एक बेटा चाहिए ही चाहिए। अगर वह उसका कहना नहीं मानेगी तो वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। दिलीप ऐसा कर भी सकता था, क्योंकि उसकी जाति में यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसीलिए सज्जन बाई चुप रह गई। कुछ दिनों बाद सज्जन बाई तीसरी बार गर्भवती हुई, जबकि उसकी उम्र तो अभी शादी लायक भी नहीं थी और वह तीसरे बच्चे की मां बनने जा रही थी। दुर्भाग्य से दिलीप के बेटे का बाप बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय सज्जन बाई ही नहीं, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। संयोग से पैदा होने वाला बच्चा बेटा ही था। दिलीप को पत्नी और बेटे की मौत का दुख तो हुआ, लेकिन चूंकि ज़्यादा दिनों तक वह अकेला नहीं रह सकता था, फिर उसे बेटा भी चाहिए था, तो दूसरी पत्नी लाने के बाद ही पैदा हो सकता था। इसीलिए उसने सज्जन के नागदा के नज़दीक के गांव उन्हें हेल की रहने वाले पुष्पा से दूसरी शादी कर ली। पुष्पा के घर आते ही वह बेटा पैदा करने की कोशिश में जुट गया। साल भर बाद ही पुष्पा ने बेटे को जन्म दिया।
लेकिन दुर्भाग्य से वह 3 महीने का होकर गुजर गया। इस तरह से एक बार फिर दिलीप की आशाओं पर पानी फिर गया। बेटी की मौत से वह काफी दुखी था, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पुष्पा से उसे बेटा हो सकता है। इसीलिए वह इस दुख को भुलाकर एक बार फिर से बेटा पैदा करने की कोशिश में लग गया। पुष्पा गर्भवती तो हुई, लेकिन कुछ महीने बाद उसका गर्भपात हो गया। इससे दिलीप को वहम होने लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो उसे बेटे का बाप बनने से बाधा डाल रही है। वह पड़ोस के गांव में रहने वाले तांत्रिक बलवंत से जाकर मिला। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक बलवंत ने कहा, तुझे बेटा कहाँ से होगा? तेरी पत्नी की कोख में तो डायन बैठी है, वही उसकी संतान को खा जाती है। उपाय के नाम पर पुष्पा की झाड़ फूंक शुरू हो गई। दिलीप कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसने संतोष कुमारी से एक और शादी कर ली। उसका सोचना था कि पुष्पा से बेटा नहीं होगा तो संतोष कुमारी से तो होगा ही, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। संतोष कुमारी को बेटा होने की कौन कहे, गर्भ ही नहीं ठहरा। बेटे के लिए दिलीप तो परेशान था ही, उसकी दोनों पत्नियां पुष्पा और संतोष कुमारी भी परेशान रहने लगी थी। उसकी परेशानी की वजह यह थी कि बेटे के चक्कर में कहीं दिलीप उन्हें तलाक देकर चौथी शादी न कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटे के लिए दिलीप कुछ भी कर सकता है। दिलीप चौथी नहीं, बेटे के लिए 5वीं शादी भी कर सकता था। तलाक के बारे में सोचकर पुष्पा और संतोष परेशान रहती थी। अपनी परेशानी पुष्पा ने पिता मनोहर सिंह को बताई तो वह भी परेशान हो उठे, क्योंकि वह भी दामाद की सोच को अच्छी तरह जानते थे। दामाद को ना वह रोक सकते थे, ना उसकी बात उसकी समझ में आ सकती थी। इसीलिए बेटी का भविष्य खराब ना हो, यह सोचकर वह पुष्पा को नागदा के पास स्थित गांव उमर के रहने वाले तांत्रिक अंबाराम आगरी के पास ले गए। पुष्पा की पूरी बात सुनने के बाद अंबाराम ने कहा, तुम्हारी कोख में जो डायन बैठी है वह मासूम बच्चे की बलि मांग रही है। जिस बच्चे की बलि दी जाए वह माँ बाप की पहली संतान हो। बलि के बाद तुम्हें जो गर्भ ठहरेगा वह बेटा ही होगा और जीवित भी रहेगा। तांत्रिक अंबाराम ने जो उपाय बताया था, ससुराल आकर पुष्पा ने उसे पति दिलीप बागरी और सौतन संतोष कुमारी को बताया। दिलीप तो थोड़ा कसम शाया पर पति के तलाक से डरे थे। संतोष कुमारी राजी हो गई, लेकिन समस्या थी मासूम बच्चे की जो माँ बाप की पहली संतान हो। लेकिन तीनों ने जब इस विषय पर गहराई से विचार किया तो उन्हें पड़ोस में रहने वाले सुनील का 3 साल का बेटा यश याद आया। वह माँ बाप की पहली संतान था और पड़ोसी होने के नाते दिलीप के घर आता जाता रहता था। इसके बाद दिलीप और उसकी पत्नियों ने यश की बलि देने का मन बना लिया। मासूम बच्चा मिल गया तो दिलीप ने अंबाराम से मिलकर पूछा कि बलि कब और कैसे देनी है। इस तरह अपने घर का चिराग रोशन करने के लिए दिलीप ने पड़ोसी सुनील के घर का चिराग बुझाने का मन बना लिया। अंबाराम ने बलि देने के लिए अमावस्या का पूर्णिमा का दिन बताया था। 9 जून को पूर्णिमा थी, इसीलिए 9 जून को पुष्पा, दिलीप और संतोष कुमारी ने अगले दिन बलि देने की तैयारी करके यश को अगवा करने की योजना बनाई। इसके बाद दिलीप रोज की तरह सट्टा खेलने नगर चला गया। शाम को जैसे ही यश दिलीप के घर आया, संतोष कुमारी और पुष्पा ने उसे कमरे में बंद करके दिलीप को फोन करके काम हो जाने की सूचना दे दिया। दिलीप उत्साह से गांव के लिए चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा, यश के गायब होने का हल्ला मच चुका था। पूरा गांव मासूम यश की तलाश में लगा था। दिलीप भी गांव वालों के साथ यश की तलाश का नाटक करने लगा। रात 1 बजे तक वह गांव वालों के साथ यश की तलाश में लगा रहा। जब सभी अपने अपने घर चले गए तो दिलीप भी अपने घर आ गया। इसके बाद दोनों पत्नियों के साथ मिलकर जिस तरह तांत्रिक अंबाराम ने बलि देने की बात बताई थी, उसी तरह सभी बलि देने की तैयारी करने लगे। यश पड़ोसियों की खतरनाक योजना से बेखबर
गहरी नींद में सो रहा था। अंबाराम के बताए अनुसार दिलीप उसे उठाकर कमरे के अंदर ले गया और वहां बिछी रेत पर लिटाकर तांत्रिक के बताए अनुसार मासूम यश के शरीर में पीने चुभाने लगा। पीड़ा से बिलबिलाकर मासूम यश रोने लगा तो संतोष और पुष्पा ने उसका मुंह दबा दिया। दिलीप लगातार यश के होठों, गर्दन और कंधे पर पिन चुभा रहा था। जहां पिन चुभती वहां से खून रिसने लगता, जो बहकर रेत में जमा जा रहा था। इसी तरह करीब 3 घंटे तक दिलीप यश के शरीर में पिन चुभा रहा होता है, क्योंकि उसे तब तक यह करना था जब तक उस मासूम की मौत न हो जाए। लगभग 3 घंटे बाद जब यश की मौत हुई तब वह करीब 11:30 बज चुके थे। इसके बाद यश की लाश को लाकर आंगन में रख दिया। जिस जगह पर मासूम का खून गिरा था उसी के ऊपर बिना बिस्तर बिछाए दिलीप ने अपनी दोनों पत्नियों पुष्पा और संतोष कुमारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि तांत्रिक अंबाराम ने दिलीप से कहा था कि मासूम की बलि देने पर जो खून निकलेगा उसके सूखने से पहले ही उसके ऊपर जितनी भी औरतों से वह शारीरिक संबंध बनाएगा सभी को 9-9 महीने बाद बेटा पैदा होगा और वे जीवित भी रहेंगे। इस तरह बेटा पाने की खुशी में दिलीप, पुष्पा और संतोष कुमारी की जश्न मनाया। दिलीप, पुष्पा और संतोष कुमारी को तांत्रिक अंबाराम पर इतना भरोसा था कि यश की लाश उसके आंगन में भले मिलेगी, फिर भी पुलिस उन तीनों पर जरा भी संदेह नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दिलीप और उसकी पत्नियों से पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने उज्जैन के रेलवे स्टेशन से तांत्रिक अंबाराम को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि उसकी नीयत दिलीप को दोनों पत्नियों पर खराब हो गई थी। उसका सोचना था कि बच्चे की हत्या के आरोप में दिलीप जेल चला जाएगा तो बाद में उनकी दोनों पत्नियां संतोष और पुष्पा आसानी से उसके कब्जे में आ जाएंगी। इसीलिए उसने बलि देने के बाद बच्चे की लाश को घर के आंगन में रखने के लिए कहा था, ताकि दिलीप आसानी से कानून के शिकंजे में फंस जाए। पूछताछ के बाद अनिल वर्मा ने दिलीप, पुष्पा, संतोष कुमारी और तांत्रिक अंबाराम को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। बेटे की चाहत में दिलीप ने अपना घर तो बर्बाद किया है, पड़ोसी के मासूम बेटे की जान लेकर उसके घर का भी चिराग बुझा दिया। इसमें सबसे ज्यादा दोषी तो तांत्रिक अंबाराम है, जिसने अपनी कुंठित भावना को पूरी करने के लिए 2 घर बर्बाद कर दिए। आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यदि आप अपनी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की आपराधिक घटनाओं की कहानियों में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं आगे की कहानी में।